नमस्कार दोस्तों, हमारे बुक लवर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो लाखों लोगों को जिंदगी बदल दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधु की सोच हमें आज की तेज तर्रार जिंदगी में कैसे मदद कर सकती है? क्या आप तनाव, फोकस की कमी और जीवन की असमंजस से जूझ रहे हैं? तो चलिए, आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, थिंक लाइक अ मंक, और जानेंगे कि कैसे आप भी एक साधु जैसी सोच विकसित कर सकते हैं बिना आश्रम जाए। सोचिए, एक 22 साल का नौजवान पढ़ाई पूरी कर चुका है, करियर शुरू होने ही वाला है। हर कोई कहता है अब बस दौड़ते रहो, पैसा, नाम, शोहरत कमा लो। लेकिन उसी समय वो नौजवान एक ऐसे इंसान से मिलता है जिसने सब कुछ छोड़कर साधु बनना चुना। क्या आप सोच सकते हैं कि आज की इस तेज दुनिया में कोई शांति की ओर कैसे जा सकता है? वो नौजवान थे जे शेट्टी, और उन्होंने 3 साल तक एक साधु की तरह जीवन जिया और फिर लौटे दुनिया में ये बताने के लिए कि सच्चा सुख, सच्ची सफलता और सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम भी साधु जैसी सोच विकसित कर सकते हैं, कैसे हम नेगेटिव सोच, चिंता और भटकाव से निकलकर एक साफ, शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और उद्देश्य, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, यह है आपकी सोच को बदलने की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, खुद को पहचानो, मैं कौन हूं? बेस्ड ऑन द इंट्रो वेयर जे शेट्टी मीट्स अ मंक एंड स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग लाइफ। जे शेट्टी कॉलेज में एक कॉर्पोरेट सेमिनार में बैठा है। सब लोग बिजनेस आइडियाज और पैसा कमाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी स्टेज पर आता है एक शख्स, सिर मुंडा हुआ, भगवा वस्त्र पहने, एक साधु। लेखक उस वक्त सोचता है, यह आदमी कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है? यह तो किसी आश्रम से आया लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो साधु बोलना शुरू करता है, पूरी भीड़ की सांसें थम जाती हैं। वो बात करता है शांति की, उद्देश्य की और खुद को पहचानने की। और वहीं से लेखक के जीवन में एक सवाल जन्म लेता है, मैं वो हूं जो दुनिया कहती है या वो हूं जो मैं खुद महसूस करता हूं? पहचान की परतें, मास्क वर्सेस सेल्फ। लेखक कहते हैं कि हम सभी ने बचपन से मास्क पहनना सीख लिया है। माँ बाप की उम्मीदें, समाज की परिभाषाएं, सोशल मीडिया का दिखावा। हमारा नाम, प्रोफेशन, धर्म, कास्ट, स्टेटस, ये सब पहचान की झूठी परतें हैं। पर असल सवाल है, असली मैं कौन है? लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि जब हम खुद को बाहर की आवाजों से परिभाषित करते हैं तो अंदर की आवाज खो जाती है। 3 आवाजें जिन्हें समझना जरूरी है। पहला, बाहर की आवाजें, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या चाहेंगे। ये आवाजें हमें एक डिफॉल्ट पाथ पर डाल देती हैं। दूसरा, अंदर की उलझनें, क्या मैं काफी अच्छा हूं? अगर मैं फेल हो गया तो ये हमारे डर और असुरक्षा की उपज है। तीसरा, सच्ची आवाज जो कहती है तुम कुछ खास हो, तुम में कुछ अलग करने की शक्ति है। लेखक कहते हैं जब तक आप अपनी पहचान खुद नहीं चुनते हैं तो कोई और आपके लिए फैसला कर देगा। लेखक एक अभ्यास बताते हैं, लिखो मैं कौन हूं। हर वो भूमिका जो तुम निभाते हो, बेटा, दोस्त, कर्मचारी, छात्र, और फिर पूछो क्या यही मेरी असली पहचान है या इससे भी गहराई में कुछ है? आइडेंटिटी वर्सेस धर्मा। लेखक बताते हैं आपकी पहचान और आपका धर्म एक जैसे नहीं होते। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वह स्वाभाविक गुण है जो आपके भीतर जन्म से है। उदाहरण, पानी का धर्म है बहना, आग का धर्म है जलाना, और इंसान का धर्म है, आपका धर्म वही है जो बिना किसी प्रयास के आप आसानी से करते हैं और उससे दूसरों को भी लाभ होता है। लेखक का जीवन एक साधु से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गया। वो जान गया कि जो पहचान उसने सालों से ओढ़ रखी थी वो उसकी असलियत नहीं थी। उसने उस दिन खुद से पहला बड़ा सवाल पूछा, अगर दुनिया की सारी उम्मीदें और शोर बंद हो जाएं, तो मैं कौन हूं? अब सोचिए, जब आपने ये पहचान ले ली कि असली आप कौन है, तो अगला कदम क्या होगा? जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, तो अगला सवाल उठता है, आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आपको मालूम है कि आपका मन, आपकी सोच, आपकी सबसे बड़ी ताकत
और सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जानिए अगले अध्याय में नेगेटिविटी को कैसे समझें और उससे मुक्त हों। अध्याय 2, नकारात्मकता से कैसे निपटें। आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते ही सोशल मीडिया खोलते हैं। आप देखते हैं किसी का विदेश ट्रिप, किसी की नई कार, किसी की सक्सेस स्टोरी, और आप सोचते हैं बाप मैं कहाँ हूं। फिर दिन भर बॉस की डांट, ट्रैफिक, थकान, कंपैरिजन, जेलसी, और धीरे धीरे आपके अंदर नकारात्मकता घर कर जाती है। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में हम जिस सबसे खतरनाक वायरस से लड़ रहे हैं वो है नकारात्मक सोच का वायरस। नकारात्मकता कैसे जन्म लेती है, वेयर इट कम्स फ्रॉम। लेखक बताते हैं कि नकारात्मकता का जन्म 3 मुख्य स्रोतों से होता है। पहला, वातावरण से, आसपास के लोग, न्यूज, सोशल मीडिया, ये सब आपके माइंड में जहर भर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल लगातार शिकायत करता है, गॉसिप करता है या दूसरों की बुराई करता है तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगते हैं। दूसरा, तुलना से, जब हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं तुलना संतुष्टि को मार देती है। तीसरा, डर और असुरक्षा से, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये सोच हमारे अंदर डाउट और डर का घर बना देती है। कैसे पहचानें कि आप नकारात्मकता में फंस चुके हैं। लेखक एक पावरफुल कंसेप्ट बताते हैं, यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। मतलब जो कंटेंट, बातचीत, सोच आप हर रोज अपने अंदर डालते हैं, आप वैसे ही बनते जाते हैं। क्या आप हर सुबह नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं? क्या आपकी बातचीत में ज्यादा शिकायतें होती हैं या सराहना? क्या आप खुद से हार्श बातें करते हैं? तो हो सकता है आप बिना जाने ही नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हों। कैसे करें खुद को नकारात्मकता से मुक्त? डिटॉक्स स्टेप्स। लेखक कुछ आसान लेकिन गहरे अभ्यास बताते हैं। नंबर 1, स्पॉट, स्टॉप, स्वॉप टेक्निक। नकारात्मक सोच को पहचानो। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, उस विचार को वहीं रोक दो। उस नकारात्मक सोच को पॉजिटिव, यथार्थवादी विचार से बदल दो। मैं सफल हो सकता हूं अगर मैं लगातार सीखता रहूं। नंबर 2, क्लींस योर सर्कल। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो केवल शिकायत करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं या आपकी एनर्जी चूसते हैं। आप 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। नंबर 3, मौन साधना। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ, बिना मोबाइल, बिना शोर के बिताओ। इससे दिमाग डिटॉक्स होता है और क्लैरिटी मिलती है। नकारात्मकता वर्सेस उद्देश्य। लेखक कहते हैं जिस इंसान के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता वो ज्यादा जल्दी नकारात्मकता में डूब जाता है। एक बार अगर आपको अपने जीवन का मकसद मिल गया तो नकारात्मकता खुद ही पीछे हट जाती है। लेखक का रिफ्लेक्शन। लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि आश्रम में भी साधु बनने के बाद भी वो नकारात्मकता से लड़ते रहे, लेकिन वहां उन्होंने सीखा नेगेटिव सोच को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे प्रबंधित, मैनेज जरूर किया जा सकता है। और वो करते हैं एक शानदार लाइन से इस अध्याय का अंत, जब आप अपने अंदर की रोशनी को पहचान लेते हैं तो बाहर की नकारात्मकता की कोई ताकत नहीं होती। अब सोचिए, आपने पहचान लिया कि आप कौन हैं। आपने नकारात्मक सोच को भी समझा और उससे दूरी बनानी शुरू की। लेकिन सवाल यह है, जब सब चुप हो जाता है, जब कोई गाइड नहीं होता, तब आपका दिमाग आपके सबसे बड़े दुश्मन की तरह क्यों व्यवहार करता है? और उसे सबसे बड़ा दोस्त कैसे बनाएं? जानिए अगले अध्याय में माइंड को कैसे ट्रेन करें साधु की तरह। अध्याय 3, अपने मन को साधु की तरह प्रशिक्षित करें। एक शांत आश्रम, सुबह का समय, सभी साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन जे शेट्टी बेचैन है। आंखें बंद करने के बावजूद उसका मन भाग रहा है, पुराने ख्यालों, फ्यूचर की चिंता, कंपैरिजन और फालतू बातों में। लेखक कहते हैं मैंने सोचा था कि आश्रम में जाकर सब शांत हो जाएगा, लेकिन असली लड़ाई तो यहां थी, मेरे दिमाग के अंदर। यहीं से उन्हें समझ आता है कि साधु बनने का मतलब केवल बाहर से शांति पाना नहीं, बल्कि अपने मन को ट्रेन करना, अपने विचारों का स्वामी बनना है। हमारा दिमाग गुलाम या गुरु? लेखक बताते हैं अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह होता है, अगर आपने उसे साधा नहीं तो वो आपको गिरा सकता है, लेकिन अगर उसे प्रशिक्षित कर लिया तो वही आपको मंजिल तक ले जाएगा। माइंड की 2 स्टेट्स,
मंकी माइंड वर्सेस मंक माइंड। लेखक इस अध्याय में दो मानसिक अवस्थाओं का जिक्र करते हैं। बंदर जैसा मन, लोग लगातार उछलता कूदता है, एक समय में कई बातें सोचता है, डर, चिंता, कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन से भरा रहता है। साधु जैसा मन, शांत, स्पष्ट, एकाग्र, वर्तमान में रहता है, अपने विचारों का निरीक्षक होता है, उनका गुलाम नहीं। अब सवाल यह है, क्या हम मंकी माइंड से मंक माइंड तक का सफर तय कर सकते हैं? लेखक कहते हैं, हां, लेकिन इसके लिए माइंड ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेन योर माइंड, साधु जैसे अभ्यास। लेखक इस अध्याय में कुछ पावरफुल टूल्स और डेली प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं जो किसी भी व्यक्ति को माइंड को कंट्रोल करना सिखाते हैं। नंबर 1, ब्रेथ वर्क, श्वास पर नियंत्रण। लेखक कहते हैं, जब भी मन अस्थिर हो तो सांस को स्थिर करो। एक आसान अभ्यास, 4 सेकंड में सांस लो, 4 सेकंड तक रोक कर रखो, 4 सेकंड में छोड़ो, 4 सेकंड तक खाली रहने दो। यह तकनीक बॉक्स ब्रीथिंग कहलाती है और इसे नेवी सील से लेकर साधु तक इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। हर दिन 5 मिनट अपने लक्ष्य की, सफलता की, अपने आदर्श दिन की कल्पना करो। लेखक कहते हैं, हमारा दिमाग वो नहीं पहचानता कि क्या वास्तविक है और क्या कल्पना। तो जब हम पॉजिटिव विजुअलाइज करते हैं, हम अपने दिमाग को वही दिशा दे रहे होते हैं। नंबर 3, मंत्रा प्रैक्टिस, मंत्र अभ्यास। लेखक बताते हैं कि उन्होंने आश्रम में ओम शांति या सोहम जैसे मंत्रों से ध्यान करना सीखा। मंत्र से दिमाग को एक फोकस मिलता है, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, कृतज्ञता लेखन। लेखक हर रात 3 बातें लिखते हैं जिनके लिए वो आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड दिमाग को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट करता है। मेंटल क्लैरिटी टेस्ट, क्या आपका मन साफ है? लेखक पूछते हैं, क्या आप दिन में बार बार मोबाइल चेक करते हैं बिना जरूरत के? क्या आप हर बात पर ओवरथिंक करते हैं? क्या आप खुद से हाश बातें करते हैं? अगर हां, तो आपको अपने दिमाग को रीट्रेन करने की जरूरत है। लेखक का आश्रम अनुभव बताते हैं कि आश्रम में हर सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले ध्यान होता था, क्योंकि दिन की शुरुआत में दिमाग सबसे साफ होता है। वो कहते हैं, ध्यान कोई धार्मिक चीज नहीं, ये दिमाग को रीसेट करने का तरीका है। दिमाग को ट्रेन करना कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। साधु इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि वे हर दिन अपने मन को साधते हैं, और आप भी कर सकते हैं। लेखक की शानदार लाइन, ट्रेन योर माइंड फॉर द लाइफ यू वांट और स्टे अनट्रेन्ड फॉर द लाइफ यू फियर। अब आपने सीखा कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करना है, लेकिन सवाल यह है, जब हमारा दिमाग ट्रेन हो गया, जब हम शांत हो गए, तब भी ये दिल क्यों बेचैन रहता है? क्यों हम जीवन में गहराई से जुड़ाव और अर्थ की तलाश करते हैं? क्या आपके जीवन का असली उद्देश्य आपने पाया है? जानिए अगले अध्याय में, पर्पस, अपने जीवन का मकसद कैसे खोजें। अध्याय 4, अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजें। आप रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर लौटते हैं, हफ्ते भर का इंतजार सिर्फ वीकेंड के लिए। लेकिन कभी कभी एक सवाल मन में आता है, क्या मैं बस जी ही रहा हूं या वास्तव में जिंदगी जी रहा हूं? क्या यही मेरा मकसद है, बस सरवाइव करना, या कुछ और भी है? जे शेट्टी इसी सवाल की तह में जाते हैं। हम सब जी तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि क्यों जी रहे हैं। जीवन का उद्देश्य, कोई बड़ा काम या छोटी भावना? लेखक कहते हैं, पर्पस सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य या करियर नहीं है, ये वो चीज है जो आपके जीवन को अर्थ देती है। कोई स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपना उद्देश्य पा रहा है, कोई अपने परिवार का ध्यान रखकर, तो कोई समाज की सेवा करके। उद्देश्य का मतलब है, आप जो कर रहे हैं क्या वह किसी और की भलाई में योगदान देता है? लेखक का रास्ता, बैंकर से मंक और फिर मिशनरी। लेखक शेयर करते हैं कि कॉलेज के दिनों में वे सोचते थे कि उनका उद्देश्य पैसा कमाना है, फेम पाना है। लेकिन जब उन्होंने आश्रम में एक साधु को देखा जो किसी भी चीज का मालिक नहीं था, लेकिन फिर भी सबसे अमीर दिखता था, तभी लेखक को पहली बार महसूस हुआ कि मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ लेना नहीं, देना है। कैसे खोजें अपना उद्देश्य? लेखक के 3 प्रश्न। लेखक एक पावरफुल अभ्यास देते हैं जिसे आप भी आज ही कर सकते हैं। पहला, व्हाट एम आई गुड एट? मैं किस चीज में अच्छा हूं? मेरी स्ट्रेंथ क्या है?
दूसरा, व्हाट डू आई लव डूइंग, मुझे क्या करना पसंद है, वो काम जिसे मैं खुशी से घंटों तक कर सकूं। तीसरा, हाउ कैन आई सर्व अदर्स विद इट, मैं अपने टैलेंट से दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूं, क्योंकि सेवा ही उद्देश्य की आत्मा है। जब ये तीनों सवालों का जवाब मिलता है, वहीं से आपका पर्पस पैदा होता है। धर्म वर्सेस पैशन वर्सेस प्रोफेशन। लेखक बताते हैं, पैशन वो है जो आपको एक्साइट करता है, प्रोफेशन वो है जिससे आप पैसे कमाते हैं, पर्पस धर्मा वो है जो आपको फुलफिल करता है, अंदर से संतुष्ट करता है। पर्पस आपको मीनिंग देता है और मीनिंग आपको ऊर्जा, साहस और दिशा देता है। उदाहरण, एक साधारण इंसान का असाधारण उद्देश्य। लेखक एक महिला का उदाहरण देते हैं जो हर दिन बुजुर्गों को अस्पताल ले जाती है। वो न कोई बड़ी सीईओ है, न सोशल मीडिया स्टार, लेकिन उसकी आंखों में शांति है और दिल में तृप्ति, क्योंकि उसका जीवन दूसरों के काम आ रहा है। वहीं उसका उद्देश्य है। पर्पस कैसे जीते जाए? लेखक बताते हैं कि उद्देश्य कोई किताब में लिखा नहीं मिलता, उसे जी कर, महसूस कर खोजा जाता है। आपका उद्देश्य वो है जो दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना दे, सिर्फ आपके अस्तित्व की वजह से। उद्देश्य कोई एक दिन में नहीं मिलता, ये एक यात्रा है। आपको खुद को समझना होता है, अपने अंदर झांकना होता है, और जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं तो हर दिन, हर काम, हर सांस का मतलब होता है। लेखक कहते हैं, जब आप उद्देश्य से जीते हैं तो थकते नहीं, चमकते हैं। अब सोचिए, जब आप अपना उद्देश्य खोज लेते हैं तब अगला कदम क्या होता है? क्या सिर्फ जान लेना काफी है, या फिर आपको अब अपने उद्देश्य के लिए रोज काम करना है? कैसे आप अपने पर्पस को एक्शन में बदलें और उसे पूरा जीवन बना दें? जानिए अगले अध्याय में। रूटीन, साधु की दिनचर्या से जीवन कैसे बदलता है। अध्याय 5, रूटीन, साधु की दिनचर्या से जीवन कैसे बदलता है। सुबह 4 बजे का समय, अंधेरा है। जे शेट्टी आश्रम में साधुओं के साथ उठते हैं। ठंडी हवा, घंटियों की ध्वनि, और फिर दिन की शुरुआत एक ध्यान से होती है। लेखक कहते हैं, आश्रम की सबसे ताकतवर बात यह थी कि वहां हर दिन एक जैसा होता था, और फिर भी हर दिन नया लगता था, क्योंकि वहां की रूटीन सिर्फ काम नहीं, साधना थी। रूटीन क्यों जरूरी है? आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब फ्लेक्सिबिलिटी को महत्व देते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि रूटीन का मतलब जकड़न नहीं बल्कि आजादी है। जब आपका दिन स्ट्रक्चर में होता है तब आपकी सोच खुलकर उड़ सकती है। साधु क्यों शांत रहते हैं? क्योंकि उनकी दिनचर्या उन्हें फोकस देती है, तनाव से मुक्त करती है और हर दिन को अर्थपूर्ण बनाती है। लेखक की 5 मॉर्निंग हैबिट्स जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। नंबर 1, वेक अप अर्ली, जल्दी उठना। आप सूरज से पहले उठिए ताकि आप दुनिया से आगे चलें। लेखक बताते हैं कि सुबह 4 से 6 बजे का समय माइंड, बॉडी और सोल के लिए सबसे पवित्र समय होता है। नंबर 2, डोंट टच योर फोन, मोबाइल से दूरी। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने से दिमाग में चिंता और कंपैरिजन शुरू हो जाती है। पहला घंटा सिर्फ खुद के लिए रखो और दुनिया से बाद में जुड़ो। नंबर 3, ब्रेथ वर्क मेडिटेशन, श्वास और ध्यान। लेखक हर सुबह कुछ मिनट सांस पर ध्यान लगाकर अपने दिमाग को रीसेट करते हैं। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग थॉट्स, इट्स अबाउट नॉट लेटिंग देम कंट्रोल यू। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आभार प्रकट करना। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको तुरंत पॉजिटिव फील कराता है। नंबर 5, पर्पस रिमाइंडर, उद्देश्य की याद। लेखक हर सुबह खुद से पूछते हैं, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे उद्देश्य को थोड़ा और नजदीक ले जाए। इवनिंग रूटीन, दिन का समापन कैसे करें। लेखक बताते हैं कि रात की दिनचर्या भी उतनी ही जरूरी है। सोने से पहले स्क्रीन टाइम बंद करें, एक किताब जरूर पढ़ें, मन के माफ करने और आभार की भावना रखें। जिस तरह से आप अपना दिन खत्म करते हैं वैसा ही अगला दिन शुरू होता है। लेखक कहते हैं, मोटिवेशन आपको शुरू कराती है लेकिन रूटीन आपको आगे बढ़ाती है। जब आप रोज अपने मन और शरीर को ट्रेन करते हैं तब वो आपके अनुसार काम करने लगता है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप स्मार्टली रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आगे क्या? जीवन में इसे कैसे अपनाएं? अब जब आपने सीखा कि आप कौन हैं, आइडेंटिटी, कैसे नकारात्मकता से निपटें, नेगेटिविटी, दिमाग को कैसे ट्रेन करें,
ट्रेन योर माइंड। अपने उद्देश्य को कैसे खोजें, पर्पस। और एक संतुलित दिनचर्या कैसे बनाएं, रूटीन। तो अब समय है कि इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा जाए। लेखक कहते हैं, ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। साधु जैसी सोच का मतलब है हर दिन को अर्थ के साथ जीना। अंतिम सुझाव, जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए। हर सुबह एक सोच के साथ उठिए, आज मैं पहले से बेहतर बनूंगा। नकारात्मक लोगों और आदतों से दूरी बनाइए। अपने उद्देश्य को हर दिन थोड़ा जीने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें डालिए, वही जिंदगी का बड़ा फर्क बनती है। और सबसे जरूरी, दूसरों की भलाई में अपनी खुशी खोजिए। वीडियो के अंत में एक प्रेरणादायक संदेश। ये किताब आपको बताती है कि आपको साधु बनने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल उनकी सोच को अपनाने की जरूरत है। शांति, उद्देश्य, प्रेम और संतुलन, ये सब आप में पहले से हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। अब वक्त है एक्शन का और थोड़ा आभार दिखाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि वे भी इस सोच को अपनाएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर उस इंसान के साथ हैं जो खुद को बदलना चाहता है और दुनिया में रोशनी फैलाना चाहता है। नमस्कार।